आप सभी प्रतियोगी छात्रों को मेरा नमस्कार। आपका गैमेट स्टडी सेंटर में स्वागत है। हम लोग प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक परीक्षा में पूर्व के वर्षों में आए हुए प्रश्नों का व्याख्या और विश्लेषण कर रहे हैं। अब तक हम सभी लोगों ने वर्ष 2004 तक में आए हुए प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। आज हम वर्ष 2005 में आए हुए प्रश्नों के प्रथम भाग प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 20 तक का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। प्रश्न संख्या 1 है कि कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। 1 शांतिपूर्ण विदेश नीति का सिद्धांत, 2 सप्तांग सिद्धांत, 3 पड़ोसी राजा से मित्रता का सिद्धांत और 4 निशस्त्रीकरण का सिद्धांत। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है सप्तांग सिद्धांत। कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कौटिल्य से पूर्व आचार्य मनु ने भी सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया था। कौटिल्य ने मनु के बाद सप्तांग सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में किया। कौटिल्य ने राज्य को एक सावयव या प्राणी माना। राज्य की तुलना शरीर के अंगों से कौटिल्य ने किया। जब ये कहते हैं कि जिस तरह से शरीर में अंग होते हैं उसी तरह राज्य के भी विविध अंग होते हैं, इसे कौटिल्य सप्तांग सिद्धांत कहते हैं। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 तत्व होते हैं। राज्य में जो पहला तत्व है वह है राजा। राजा को स्वामी कहा गया है। स्वामी का स्थान जो है वह सिर के समान है। कौटिल्य बताते हैं कि प्रजा के हित में ही राजा का हित निहित है। तो सप्तांग सिद्धांत में जो पहला तत्व है वह है स्वामी या राजा। राजा जो है वह सिर के समान है। दूसरा तत्व है दंड। दंड जो है उसे सैन्य बल भी कहा जा सकता है। यह मन या मस्तिष्क के समान है और दंड के अंतर्गत कौटिल्य ने चतुरंगड़ी सेना की बात की है। कौटिल्य के चतुरंगड़ी सेना में हाथी, घोड़ा, पैदल और रथ आते हैं। यही 4 जो सेना के प्रकार हैं, यही कौटिल्य का चतुरंगड़ी सेना है। तो दूसरा तत्व क्या हुआ राज्य का? वह हुआ दंड। और तीसरा है अमात्य। अमात्य जो है इसे मंत्री भी कहा जाता है। अमात्य जो है वह शरीर में आँखों के समान है। तो चौथा तत्व क्या है? सुहृदय। सुहृदय का अर्थ होता है मित्र, और सुहृदय जो है वो कान के समान है। अगला तत्व जिसकी कौटिल्य बात करता है वह है कोश। कोश जो है मुख के समान है। राज्य में यदि कोश की कमी हो जाएगी, राज दरिद्र हो जाएगा। कोश के लिए कौटिल्य कर प्रणाली की भी बात करता है। परीक्षाओं में पूछता है कि राजा को अपने प्रजा से अन्न का कितना भाग लेना चाहिए। तो कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में लिखा है कि अन्न का 1/6 भाग जो है राजा को कर के रूप में लेना चाहिए। व्यापार का जो है 1/10 भाग कर के रूप में लेना चाहिए। तीसरा बात जो कहता है कि पशु और सोने का 1/8
50वां भाग राजा को कर के रूप में लेना चाहिए। इस तरह कोष के लिए कौटिल्य अन्न का 1/6 भाग, व्यापार का 1/10 भाग तथा पशु और सोने का 1/50वां भाग कर के रूप में लेना चाहिए। ऐसा कौटिल्य अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में उल्लेख करता है। अगला तत्व जिसकी बात अपने सप्तांग सिद्धांत में कौटिल्य कहता है वह दुर्ग। दुर्ग को उसने बाहें या हाथ कहा है। यह जो है दुर्ग जो होते हैं ये शक्ति के केंद्र होते हैं। दुर्ग जितने ही सशक्त होंगे राज्य उतना ही सशक्त होगा। कौटिल्य कई प्रकार के दुर्गों की भी बात करता है जिसमें ओदक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, वन दुर्ग और धानवन दुर्ग, इस तरह कौटिल्य 4 तरह के दुर्ग की बात कहता है। पहला ओदक दुर्ग, दूसरा पार्वत दुर्ग, तीसरा वन दुर्ग और चौथा धानवन दुर्ग। जो अंतिम 7वां तत्व की बात कौटिल्य करता है वह है जनपद, और जनपद के अंतर्गत भूमि और जनसंख्या यह आता है। और यह जनपद जो है पैर या जंघाएं हैं। तो कौटिल्य का जो जनपद है उसके अंतर्गत पैर या जंघा है और इसमें भूमि और जनसंख्या आता है। मनुष्य यदि हम कौटिल्य की तुलना करते हैं, मनु ने भी जो है सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है, लेकिन मनु का जो सप्तांग सिद्धांत है वह कौटिल्य से थोड़ा सा भिन्न है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौटिल्य ने जिसको जनपद कहा है उसी को मनु ने राष्ट्र कर दिया है, और कौटिल्य ने जिसे दुर्ग कहा है मनु ने उसे पुर कहा है। तो कौटिल्य अपने सप्तांग सिद्धांत में जनपद और दुर्ग कहते हैं, लेकिन मनु अपने सप्तांग सिद्धांत में जनपद को राष्ट्र और दुर्ग को पुर कहते हैं। आधुनिक समय में आज 4 तत्व राज्य के माने जाते हैं: भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। यदि कौटिल्य से उसको हम तुलना करते हैं तो कौटिल्य का जो जनपद है वह जनपद आधुनिक जनसंख्या और भूभाग इसके अंतर्गत आ जाएगा। राजा, अमात्य, कोष और दुर्ग जो कौटिल्य का है इसे हम सरकार कह सकते हैं, तथा कौटिल्य का जो दंड है वह हम संप्रभुता कह सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत है। यहाँ पर 2 शब्द का प्रयोग किया गया है, एक लोकतांत्रिक शब्द और एक विकेंद्रीकरण शब्द। लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि जिसमें जनता की सहभागिता हो, और विकेंद्रीकरण का तात्पर्य होता है कि शक्ति किसी एक केंद्र में ना हो करके बल्कि अनेक भागों में विभाजित हो जाए, तो वह शब्द विकेंद्रीकरण है। तो दूसरा प्रश्न है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत है। पहला है पंचायती राज की स्थापना, दूसरा राज्यों के पक्ष में अधिक आर्थिक विकेंद्रीकरण, तीसरा है नौकरशाही की संरचना में शक्ति का विकेंद्रीकरण, और चौथा है सरकार के तीनों अंगों में शक्तियों का बंटवारा। हम सभी लोग इस बात को जानते हैं कि भारतीय संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज्यों की भारत में स्थापना की गई। तो इसमें जो उत्तर होगा वह पहला होगा पंचायती राज की स्थापना। इस तरह
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि पंचायती राज्यों का स्थापना। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का वास्तव में जो अर्थ होता है वह होता है सत्ता और अधिकार को केंद्र से स्थानीय स्तर पर पहुंचाना, जिससे आमजन शासन में सक्रिय रूप से भागीदारी कर सकें तथा स्वयं की समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकें। भारत में 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन 24 अप्रैल 1993 को क्रमशः यानी 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों में और 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा नगर पालिकाओं में स्थानीय शासन को लागू करना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे संविधान के भाग 9 का 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। यानी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, जिसमें ग्राम पंचायतों में पंचायती राज के गठन की बात की गई और एक और भाग 9 जो नगर पालिकाओं के स्थापना से संबंधित है तथा संविधान में 2 अनुसूचियां 11वीं अनुसूची जो कि पंचायती राज और 12वीं अनुसूची जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है जोड़ा गया। जब तक भारत में 73वां 74वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं के बारे में संवैधानिक प्रावधान नहीं किया गया था, उससे पूर्व भारतीय संविधान में आप जानते हैं कि एक भाग 4 है जो नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। उस नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्यों का यह कर्तव्य दिया गया है कि वे पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करें। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या कहता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किया गया था। यानी कब सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? पहला है सन 1950 ईस्वी में, दूसरा है सन 1952 ईस्वी में, तीसरा है सन 1951 ईस्वी में और चौथा है सन 1953 ईस्वी में। इसमें जो उत्तर सही होगा वह होगा सन 1952 ईस्वी में, विकल्प संख्या 2। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को आरंभ किया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किसकी पहल पर किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहल पर किया गया था। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था यह भारत के पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ किया गया था। तो कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो होगा क्या उत्तर? पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। कभी कभी पूछता है प्रश्न कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर आपको जानना चाहिए कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वह ग्रामीण जीवन में सामुदायिक भागीदारी, कृषि में वृद्धि तथा सामाजिक आर्थिक जीवन में सुधार करना इसका उद्देश्य था। प्रश्न यह भी बनता है कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था देश के कितने जिलों में
पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर लागू किया गया, तो आपका जो उत्तर होगा वह होगा 55 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ किया गया था। इस तरह यहाँ से 4-5 प्रश्न बनते हैं। अब प्रश्न संख्या 4 पर हम आते हैं। प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत पूछा गया है कि धर्मनिरपेक्षता का क्या तात्पर्य है। पहला विकल्प है धर्म की राजनीति से पृथकता, दूसरा है धार्मिक स्वतंत्रता, तीसरा है राज्य का कोई धर्म न होना और चौथा है धार्मिक समानता। तो यहाँ पर जो धर्मनिरपेक्षता है इसमें जो उत्तर सही होगा राज्य का कोई धर्म ना होना, विकल्प संख्या 3 सही है। यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता का अर्थ राज्य का कोई धर्म ना होना है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा धर्मनिरपेक्षता का शब्द जोड़ा गया। प्रश्न में यह अक्सर पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का शब्द कब जोड़ा गया, तो उत्तर हो गया 1976। और किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, यहाँ पर उत्तर होगा 42वें संवैधानिक संशोधन। तो आइए हम समझते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। एक राज्य के अंतर्गत मानने वाले जो विविध धर्मावलंबी हैं या विविध धर्म हैं, उनके प्रति जो राज्य है वह समानता का व्यवहार करता है, उनके बीच कोई भेदभाव नहीं करता है। प्रत्येक व्यक्ति को यह आज़ादी होती है कि वह जो राज्य क्षेत्र के अंतर्गत निवास करता है, अपनी पसंद अपनी आस्था के अनुसार वह किसी भी धर्म को क्या कर सकता है, मान सकता है, पालन कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है। राज्य उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी राज्य व्यक्ति के धार्मिक मामलों में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। धर्म का जो मामला है वह राज्य के क्षेत्र से बाहर है। राज्य धर्म के मामलों में तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब लोक सुरक्षा आदि का प्रश्न खड़ा हो। प्रश्न संख्या हम 5 पर आते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी प्राप्त करने के लिए किसी भारतीय राजनीतिक पार्टी को कम से कम कितने राज्यों से मतों के आधार पर मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि यदि कोई दल राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करना चाहता है तो उसे कम से कम कितने राज्यों से मतों को प्राप्त करना चाहिए। तो यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं, पहला विकल्प है 3 राज्यों से, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 6। तो यहाँ पर जो विकल्प संख्या 2 उत्तर 4 है, यही सही होगा। किसी भी दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसे कम से कम 4 राज्यों से मत प्राप्त करना चाहिए। इस प्रश्न में यही उत्तर सही है। भारत में किसी भी राजनीतिक दल को जो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान करने वाली संस्था है वह है भारत का निर्वाचन आयोग। यह भारत का जो निर्वाचन आयोग है, यह राष्ट्रीय दल की मान्यता
चुनाव प्रतीक अधिनियम 1968 के पैराग्राफ 6 के अधीन प्रदान करता है। वह पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाएगा जो निम्नलिखित में से कम एक शर्त पूरी करता हो। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए कुछ शर्तें जो है दी गई हैं, उनमें से कोई राजनीतिक पार्टी कोई एक शर्त पूरा करता है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। तो जो पहला शर्त है वह देखिए का यदि कोई पार्टी ऐसी है जो लोकसभा और या विधानसभा के चुनाव में 6% मत 4 राज्य या 4 से अधिक राज्यों से पाता हो या 4 सीटें जीता हो तो उसे राष्ट्रीय दल का मान्यता दिया जा सकता है। तो पहली शर्त क्या है कि लोकसभा या विधानसभा से 6% मत पाया हो और यह 4 या 4 से अधिक राज्यों से हो तथा 4 सीटें वह जीता हो तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। दूसरा, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है यदि वह 3 राज्यों से लोकसभा की 2% सीटों को जीता हो। यानी यदि कोई पार्टी 3 राज्यों से लोकसभा की 11 सीटें जीतती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। तीसरा क्या है कि यदि किसी दल को 4 या 4 से अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल का मान्यता प्राप्त हो तो उसे भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। हम आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि संविधान में जो अनुसूचियां हैं उन अनुसूचियों में कौन सी अनुसूची ऐसी है जिसमें केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा किया गया है। विकल्प 1 है 5वीं, विकल्प 2 है 7वीं, विकल्प 3 है 10वीं, विकल्प 4 है 12वीं। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां दी गई हैं। 12वीं अनुसूची में से 7वीं जो अनुसूची है इसमें केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो इस प्रश्न में उत्तर जो है विकल्प संख्या 2 7वीं अनुसूची सही होगा। केंद्र और राज्यों में शक्तियों का जो विभाजन बंटवारा किया गया है वह 7वीं अनुसूची में किया गया है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियों की बात कही गई है जिसमें एक है संघ सूची जिसे हम केंद्र सूची भी कहते हैं। केंद्र सूची पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार यानी एकमात्र अधिकार जिसका होता है वह केंद्र का होता है, यानी उस पर भारत सरकार ही कानून बना सकती है। दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची के जो विषय हैं उन विषयों पर कानून बनाने का काम राज्य सरकार करती है। जैसे आप जानते हैं कि भारत एक संघ है और भारत के अंतर्गत जो विविध राज्य हैं जिनको कि प्रोविंस प्रदेश कहा जाता है, इनकी जो विधानसभाएं हैं वे राज्य सूची में निहित विषयों पर ही कानून बना सकती हैं। तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में ऐसे विषय दिए गए हैं जिस पर कानून बनाने का कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार
दोनों कर सकता है। मूल संविधान के अंतर्गत जो संघ सूची थी उसमें कुल 97 विषय जो है रखे गए थे। जो राज्य सूची थी उसमें कुल 66 विषय थे और जो समवर्ती सूची थी उसमें कुल 47 विषय थे। वर्तमान में संशोधनों के द्वारा अब संघ सूची में कुल जो है 100 विषय और राज्य सूची में 61 विषय, यानी राज्य सूची के जो विषय हैं वे कम हो गए हैं और समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं। यानी वर्तमान समय में संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय हो गए हैं। प्रश्न संख्या हम 7 को पढ़ते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित कितनी है। इस प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है उस सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है। तो पहला विकल्प है 34, दूसरा है 33, तीसरा है 32 और चौथा है 31। तो इसमें जो उत्तर सही होगा वह होगा 34, विकल्प संख्या 1 जो है वह सही होगा। भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है इसमें मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है। पहले यह संख्या कितनी थी? 31 थी। सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या जो है संविधान में संशोधन कर अनेक बार बढ़ाया गया है। भारतीय संविधान जब लागू हुआ था उस समय सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों सहित जो कुल संख्या थी वह 8 थी। कितनी थी? 8 थी। किंतु 1956 में पहली बार संशोधन जब किया गया तो 8 से बढ़ा करके 11 कर दिया गया। 1956 में संशोधन के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की जो संख्या थी वह 11 कर दी गई। 1960 में फिर परिवर्तन हुआ और 1960 में संशोधन के द्वारा 14 कर दिया गया। 1978 में पुनः परिवर्तन हुआ और 14 से 18 कर दिया गया। 1986 में फिर संशोधन हुआ और 18 से 26 हो गया और 2009 में पुनः संशोधन किया गया और 26 से 31 हुआ। 2019 में भाजपा सरकार के कार्यकाल में फिर संविधान में संशोधन किया गया और 31 न्यायाधीशों से संख्या बढ़ा करके 34 कर दिया गया है। तो वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश सहित, किसके सहित? मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया उल्लिखित है। यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह संविधान के उपबंधों में परिवर्तन कर सके। तो यहाँ विकल्प है 352, दूसरा है 368, तीसरा है 370 और चौथा है 382। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। तो इसमें विकल्प संख्या 2 सही होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह संविधान में संशोधन, परिवर्तन और परिवर्धन कर सकता है। संविधान का अनुच्छेद 368 एक कहता है कि संविधान को यह शक्ति है
कि वह संविधान में संशोधन कर सकती है और संशोधन करते हुए यह किसी उपबंध में, किसी अनुच्छेद में परिवर्धन यानी बढ़ा सकती है, परिवर्तन कर सकती है यानी बदल सकती है, निरसन यानी हटा सकती है। यानी यह अनुच्छेद संसद को यह अधिकार देता है कि वह संविधान के किसी भी प्रावधान में परिवर्तन और निरसन कर सकता है। अनुच्छेद 368 का 2 कहता है कि संविधान में संशोधन के लिए जो प्रस्ताव लाया जाएगा, संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा या लोकसभा, किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है और संसद के दोनों सदनों के बहुमत तथा उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद वह विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही संशोधन माना जाता है। संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है। कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं कि जिनको कि संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, यानी सामान्य बहुमत की प्रक्रिया से संशोधन कर दिया जाता है। जैसे नागरिकता संबंधी प्रावधानों में, राज्यों में विधान परिषदों के गठन के संबंध में। तो संविधान में कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है तथा कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें संशोधन के लिए विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के कम से कम समर्थन की जरूरत पड़ती है। संविधान के अनुच्छेद 54 में परिवर्तन करने के लिए, 55 में परिवर्तन करने के लिए, 73 में परिवर्तन करने के लिए, 162 में परिवर्तन करने के लिए, 241 में परिवर्तन करने के लिए, भाग 5 के अध्याय 4 तथा भाग 6 के अध्याय 5, भाग 11 के अध्याय 1, 7वीं अनुसूची संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व हेतु राष्ट्रपति के अनुमति से पूर्व आधे से अधिक राज्यों के समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। यानी संविधान के अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 241, भाग 5 के अध्याय 4, भाग 6 के अध्याय 5, भाग 11 का अध्याय 1 और 7वीं अनुसूची ऐसे विषय हैं जिन पर संशोधन के लिए संसद का विशेष बहुमत तो आवश्यक है ही, साथ ही आधे राज्यों का कम से कम समर्थन भी जरूरी है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों में एक युग्म ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। भारत संघात्मक पहला, दूसरा ऑस्ट्रेलिया संघात्मक, तीसरा अमेरिका संघात्मक, चौथा ब्रिटेन संघात्मक। इधर राज्यों के नाम दिए गए हैं और इधर कौन सी शासन प्रणाली है यह दिया गया है। इसमें पूछा गया है कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें चौथा जो विकल्प दिया गया है ब्रिटेन संघात्मक, यह विकल्प सुमेलित नहीं है। ब्रिटेन में संघात्मक राज्य नहीं है बल्कि यहाँ पर एकात्मक राज्य है, यानी एकात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन में है। तो इसमें विकल्प संख्या 4 जो है वह सही होगा। एकात्मक शासन प्रणाली को आप जान लें कि एकात्मक शासन प्रणाली क्या होती है। एकात्मक शासन प्रणाली ऐसी शासन प्रणाली होती हैं जिसमें राज्य की समस्त शक्तियां जो होती हैं वह केंद्र में निहित होती हैं और राज्य के जो अलग अलग प्रोविंस हैं
निकाय हैं वे राज्य यानी केंद्र के एक एजेंट के रूप में होते हैं और ये अपनी शक्तियों के लिए पूरी तरह से केंद्र पर निर्भर होते हैं। संघात्मक प्रणाली कैसी प्रणाली है? संघात्मक प्रणाली एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जो राज्य की शक्ति होती है वह केंद्र और राज्यों में बटी होती है। आप जानिए कि ब्रिटेन, फ्रांस, चीन ये जो देश हैं ये एकात्मक शासन प्रणाली वाले देश हैं। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत जैसे देश संघात्मक शासन प्रणाली वाले देश हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है कि संविधान समीक्षा के लिए बनाई गई नवीनतम समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1 जस्टिस नानावटी, 2 जस्टिस वेंकटचलैया, 3 जस्टिस पाठक और 4 जस्टिस खरे। इसमें जो उत्तर है वह है जस्टिस वेंकटचलैया। इसमें विकल्प संख्या 2 सही है। भारत में संविधान समीक्षा के लिए आयोग के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे? जस्टिस M.N. वेंकटचलैया। जो संविधान समीक्षा आयोग बना, इस आयोग का गठन कब किया गया था? तो इस आयोग का गठन 22 फरवरी 2000 को किया गया था। सन 2000 में संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया था। तो संविधान समीक्षा जो आयोग बना, इस आयोग के गठन का क्या उद्देश्य था? जो वेंकटचलैया आयोग संविधान समीक्षा के लिए बना, इस आयोग का जो उद्देश्य था वह था कि संविधान के कामकाज की समीक्षा करना और संभावित संशोधनों के लिए सिफारिश करना था। प्रश्न संख्या 11 है, लक्षद्वीप की राजधानी है। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी पूछ रहा है। पहला ईटानगर, दूसरा एंजल, तीसरा पोर्ट ब्लेयर और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो उत्तर है वह विकल्प संख्या 4 सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो भारत का संघ शासित क्षेत्र है उस जिसका नाम लक्षद्वीप है, उसकी राजधानी कहाँ है? कवरत्ती है। लक्षद्वीप, लक्ष्य का मतलब होता लाख और द्वीप का अर्थ द्वीप होता है। तो लक्षद्वीप यानी टापू, लक्षद्वीप का अर्थ होता है लाख द्वीपों का समूह। जो लक्षद्वीप है इसमें कुल 36 द्वीप हैं। इन्हीं 36 द्वीपों से मिलकर के यह लक्षद्वीप बना है। यह लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? भारत के दक्षिण पश्चिम में जो अरब सागर है उस अरब सागर में यह स्थित है। यह केरल के कोच्चि से लगभग 220 किलोमीटर दूरी पर है। अब प्रश्न संख्या 12 पर हम आते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, लोकपाल विधेयक बिल अपने देश में पारित हुआ। लोकपाल बिल अपने देश में कब पारित हुआ, यही प्रश्न पूछ रहा है। इसमें ऑप्शन दिया है सन 1986 में, सन 1989 में, सन 1990 में, सन 1996। तो इसमें जो उत्तर है 1989 में। लोकपाल बिल को लाने के लिए संसद में कई बार विधेयक पेश किए गए और 1989 भी इसमें एक है जब विधेयक पेश किया गया। किंतु विधेयक कानून कब बना? 2015 में आकर के विधेयक जो है जो 14 में पेश किया गया था कानून का रूप धारण करता है। आइए इसकी
व्याख्या करते हैं कि जो लोकपाल विधेयक है इसका जो उद्देश्य है वह भ्रष्टाचार की जांच करना है। और यह भ्रष्टाचार किसके खिलाफ जांच करेगा? प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों, सांसद, केंद्र सरकार के ABCD के जो अधिकारी हैं, इन अधिकारियों के भ्रष्टाचार की शिकायतें जो है वह लोकपाल सुनता है। लोकपाल की सिफारिश प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी किया था। जो लोकपाल शब्द है, इस शब्द का प्रयोग 1963 में ML सिंघवी ने किया था। यानी ML सिंघवी ही पहले व्यक्ति थे जिसने लोकपाल शब्द को 1963 में पहली बार दिया था। संवैधानिक लोकपाल की अवधारणा, यानी एक लोकपाल होना चाहिए जो संवैधानिक रूप से होना चाहिए, इसकी अवधारणा जिस व्यक्ति ने दिया था वे थे अशोक कुमार सेन। इन्होंने संवैधानिक लोकपाल की अवधारणा संसद में प्रस्तावित किया था। इस तरह से पहला जन लोकपाल विधेयक जो संसद में लाया गया वो 1968 में लाया गया और शांति भूषण ने इसे संसद में प्रस्तुत किया था। 1969 में जन लोकपाल बिल लोकसभा में पारित हुआ, किन राज्यसभा में यह गिर गया। फिर लोकपाल से संबंधित विधेयक 1971, 1977, 1985 और 1989, 1996, 1998, 2001, 2005, 2008 में प्रस्तुत किया गया, लेकिन यह पारित नहीं हुआ। अंततः 18 दिसंबर 2013 को लोकपाल बिल अधिनियमित हुआ और जनवरी 2014 में राष्ट्रपति ने इसे अपनी स्वीकृति दे दी। इसके लिए एक लोकपाल समिति बनी और उसमें बताया गया कि लोकपाल की समिति में कुल 8 सदस्य ही हो सकते हैं, जिसमें से आधा यानी 4 जो होंगे वो न्यायिक क्षेत्र से होंगे और आधा 4 जो होंगे वे गैर न्यायिक क्षेत्र से होंगे। इस 8 सदस्यीय लोकपाल समिति में जो 50% सदस्य होंगे वे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और महिला श्रेणी से होना चाहिए। 1925 में लोकपाल समिति का गठन हुआ। 1925 में जो लोकपाल समिति कार्य कर रही है, इसके अध्यक्ष हैं अजय मणिकराव खानविलकर। तो लोकपाल समिति के अध्यक्ष वर्तमान में कौन हैं? वे हैं अजय मणिकराव खानविलकर। लोकपाल समिति के अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं इनकी कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है। लोकपाल की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति होती है। वह समिति में जो है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में पक्ष का नेता, भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नामित उसका नामिनी, यानी इस समिति के सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकपाल समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा किसने विकसित किया था? यहाँ पर 2 शब्द है, एक है प्रजातांत्रिक, दूसरा है समाजवाद। कार्ल मार्क्स ने
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजा राम मोहन राय ने। तो इसमें जो उत्तर सही होगा वह होगा विकल्प संख्या 3, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का विश्वास प्रजातांत्रिक समाजवाद में था। प्रजातांत्रिक समाजवाद क्या है? प्रजातांत्रिक समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो लोकतंत्र के मूल्यों के साथ साथ उत्पादन के साधनों पर सामाजिक नियंत्रण की बात करता है, यानी आर्थिक प्रणाली में यह लोकतांत्रिक प्रबंधन की भी बात करता है। पंडित नेहरू ने 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कहा था कि मैं समाजवादी हूँ। नेहरू जी प्रजातंत्र और समाजवाद को एक सिक्के के दो पहलू मानते थे। उनका मानना था कि समाजवाद का जो वास्तविक रूप है वह प्रजातांत्रिक होना चाहिए, न कि अधिनायकवादी या एकत्ववादी। यानी जो समाजवाद है उसका रूप जो होना चाहिए वह लोकतांत्रिक होना चाहिए, उसे लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाला होना चाहिए, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू मानते थे। प्रश्न संख्या 14 है कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए कौन सी दलीय प्रणाली सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन है एक दलीय, दूसरा दो दलीय, तीसरा बहुदलीय, चौथा दल विहीन। तो प्रजातंत्र की सफलता के लिए सबसे उपयुक्त जो प्रणाली है वह है दो दलीय प्रणाली। दो दलीय प्रणाली का अर्थ होता है कि राज्य में दो दल ही प्रधान होंगे, अन्य दलों के अस्तित्व को भी दो दलीय प्रणाली में स्वीकार किया जाता है, लेकिन उनकी भूमिका नगण्य होती है। तो इसमें विकल्प संख्या 2 सही है। लोकतंत्र की सफलता के लिए जो प्रणाली सबसे उपयुक्त मानी जाती है वह दो दलीय प्रणाली मानी जाती है। ऐसा इसलिए माना जाता है कि दो दलीय प्रणाली होने से सरकार में अस्थायित्व रहता है, सरकार के गिरने की संभावना कम होती है। दूसरा बात है कि जब सरकार के गिरने की संभावना कम होगी तो सरकार विकास के कार्यों पर अपना ध्यान लगा सकती है। दो दलीय प्रणाली होने से जनता इस भ्रम में नहीं रहता है कि सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि वह जानता है कि इन्हीं दो दलों में से ही किसी एक की सरकार बनेगी। बहुदलीय प्रणाली में मतदाता निश्चित ही नहीं कर पाते हैं कि किसकी सरकार बनने जा रही है। दो दलीय प्रणाली में वैकल्पिक सरकार का भी अवसर रहता है। यदि एक दल जो है सरकार बनाने में असफल होता है तो दूसरा दल सरकार बना लेता है। प्रश्न संख्या 15, संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विकल्प 1 वाशिंगटन डीसी, विकल्प 2 न्यूयॉर्क, 3 लंदन, 4 पेरिस। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। विकल्प संख्या 2 सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सचिवालय है वह सचिवालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में बहने वाली ईस्ट नदी के किनारे स्थित है। जो संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय है यह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव होता है वह सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा चुना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव होता है उसका जो कार्यकाल होता है, यानी
वह कितने वर्षों तक कार्य कर सकता है? 5 वर्षों तक। क्या कोई व्यक्ति दोबारा भी संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बन सकता है? तो हाँ, कोई व्यक्ति दोबारा भी संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बन सकता है। जब आप संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिवों की सूची देखेंगे तो कई व्यक्ति आपको ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने एक से अधिक बार महासचिव के पद को धारण किया है। जैसे वर्तमान में महासचिव जो एंटोनियो गुटरेस हैं, ये दूसरे कार्यकाल के लिए 1 जनवरी 2022 को संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव चुने गए हैं। प्रश्न संख्या 16 है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था सन 1951 से 1956, सन 1947 से 1952, सन 1952 से 1957, सन 1956 से 1961। तो इसमें जो विकल्प सही है वह एक सही है, 1951 से 1956 तक। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 था। भारत में एक योजना आयोग का गठन किया गया था। यह आयोग 15 मार्च 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। भारत में जो योजना आयोग था उसका जो अध्यक्ष होता था वह कौन होता था? प्रधानमंत्री होता था। भारत में जो योजना आयोग है, इस योजना आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है। यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो यह कैसी संस्था है? यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, यानी इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। यह एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा गठित किया गया था। इसी यही जो योजना आयोग है, इसी योजना आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गईं। पंचवर्षीय योजना 1 से लेकर के 12 पंचवर्षीय योजना चली हैं। पहली पंचवर्षीय योजना जो चली वह जो है हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। एक पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति का नारा दिया गया था। क्या आप जानते हैं कि वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें हरित क्रांति का नारा दिया गया था? तो वह तीसरी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें हरित क्रांति का नारा दिया गया था। इंदिरा सरकार का गरीबी हटाओ का नारा भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। किस पंचवर्षीय योजना में आई थी? तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। रोलिंग प्लान भी जो है पंचवर्षीय योजनाओं के बीच बीच में आता रहा। तो 6ठी पंचवर्षीय योजना में रोलिंग प्लान आया। इन पंचवर्षीय योजनाओं के बीच बीच में कभी कभी पंचवर्षीय योजनाएं नहीं लागू की जाती थी और योजना अवकाश हो जाता था। तो पहला योजना अवकाश 1966 से 1969 तक। आखिरी पंचवर्षीय योजना जो रही है वह है 12वीं पंचवर्षीय योजना जो वर्ष 2017 में समाप्त हो गई। वर्ष 2014 में 12वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त करने के बाद इसकी जगह पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। जो नीति आयोग है यह भारत सरकार का थिंक टैंक है। कौन टैंक है? थिंक टैंक है। यह जो नीति आयोग है यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार को तकनीकी और रणनीतिक सलाह देता है। यह नीति आयोग भारत में सहकारी संघवाद को
बढ़ावा देता है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग में सदस्य कौन कौन लोग होते हैं? तो नीति आयोग में जो सदस्य होते हैं वे राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। प्रश्न संख्या हम 17 में आते हैं कि मंडल आयोग गठित किया गया था 1953 में, 1982 में, 1980 में, 1979 में। इसमें विकल्प संख्या 4 1979 में सही होगा। मंडल आयोग का गठन 1979 में जनता पार्टी की सरकार ने किया था। उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे। जो मंडल आयोग था वस्तुतः इसका गठन 1979 में किया गया था। इस आयोग का एक अध्यक्ष भी था। वह अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल थे। इस मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 1980 में सौंपी। 1980 में सौंपी और इस रिपोर्ट को लागू किया गया 10 साल बाद 1990 में। तो ये मंडल जो आयोग था इसके गठन का जो उद्देश्य था वह था सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों की स्थिति का अध्ययन करना और उनके उत्थान के लिए सिफारिश करना। जो मंडल आयोग था इसने पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए 11 संकेतक निर्धारित किए। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 में जो सामाजिक वर्ग से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण दिया गया था उसकी संवैधानिकता के लिए चुनौती दिया गया और सर्वोच्च न्यायालय ने समाज के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए 27% के आरक्षण को वैध माना तथा यह भी निर्धारित किया कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में क्रीमी लेयर की भी पहचान की, यानी बताया कि जो इस वर्ग में एक निश्चित आय से ऊपर जिंदगी जी रहे हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। प्रश्न संख्या 18 है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, यानी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? विकल्प 1 है प्रधानमंत्री के द्वारा, विकल्प 2 है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा, विकल्प 3 है गृह मंत्री के द्वारा, विकल्प 4 है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसमें विकल्प 4 राष्ट्रपति के द्वारा सही होगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315(1) में यह प्रावधान किया गया है कि संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। 315(2) के अधीन यह प्रावधान किया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान किया जा सकता है। अनुच्छेद 316(1) में यह प्रावधान है कि संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है।
यदि संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष का पद रिक्त है तो जब तक अध्यक्ष नहीं आ जाता है तब तक वह व्यक्ति अध्यक्षता करेगा। संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग का जिस सदस्य को राष्ट्रपति अधिकृत करे। राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष का पद अगर खाली है तो राज्यपाल जिस सदस्य को अधिकृत करता है वह अध्यक्षता करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316(2) में यह प्रावधान किया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल होगा वह 6 वर्ष या 65 वर्ष संघ लोक सेवा आयोग के दशा में होगा। प्रश्न संख्या 19 है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। 1 प्रधानमंत्री, 2 वित्त मंत्री, 3 उपराष्ट्रपति, 4 रिजर्व बैंक का गवर्नर। तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रश्न इसमें विकल्प संख्या 1 सही है। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होगा वह प्रधानमंत्री होगा। योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 को किया गया। योजना आयोग अब समाप्त हो गया है। योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। इस नीति आयोग का पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था या नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया है। वर्तमान समय में नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष 2022 में चुने गए हैं वे हैं श्री सुमन बेरी। प्रश्न संख्या 20 गुटनिरपेक्ष नीति आंदोलन के संस्थापक थे। 1 नेल्सन मंडेला, 2 इंदिरा गांधी, 3 मार्शल टीटो, 4 आइजनहावर। इसमें जो विकल्प दिए गए हैं उनमें विकल्प संख्या 3 मार्शल टीटो सही होगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत जो संस्थापक लोग रहे हैं वह पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के नासिर, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो थे, जिन्होंने 1961 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ हुआ? युगांडा की राजधानी काम्पाला में हुआ। वर्तमान समय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य संख्या कितनी है? 120 है। गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी कहाँ? बेलग्रेड में हुआ था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है इसकी नींव कहाँ पड़ी? 1955 की इंडोनेशिया के बाडुंग में होने वाली एफ्रो एशियाई देशों के सम्मेलन में पड़ी। इस सम्मेलन के अंतिम प्रस्ताव में राष्ट्रीय स्वतंत्रता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, सुरक्षा जैसे सिद्धांतों पर जोर दिया गया। नस्लवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा नव उपनिवेशवाद का विरोध किया गया। तो इस तरह आपने वर्ष 2005 के टीजीटी नागरिक शास्त्र विषय में प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 20 तक आए हुए प्रश्नों को देखा, उसके विश्लेषण को देखा। धन्यवाद।